नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। सीबीआई कोर्ट ने आज 15 जून 2004 में हुए इशरत जहां एनकाउंटर केस में क्राइम ब्रांच के 3 पूर्व पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित ना हो कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। लेकिन एक वक्त में ये एनकाउंटर देश के सबसे बड़े सियासी मुद्दों में से एक था। सत्ता में आज हम आपको बताएंगे कि क्या इशरत जहां एनकाउंटर में अदालत ने गलत फैसला दिया है। इशरत जहां के एनकाउंटर को फर्जी बताकर किसे फायदा और किसे नुकसान हुआ। हम आपको यह भी बताएंगे कि 2004 में देश भर में जगह जगह पुलिस ने 791 जगह गोलियां चलाई। फिर सिर्फ इशरत जहां का ही मामला क्यों सियासी पार्टियों को नजर आया। इस सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मजहब देखकर एनकाउंटर पर सियासत और विवाद होता है। आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का सवाल है कि क्या इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी बताकर गुजरात को बदनाम करने की साजिश की गई। सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी बताकर गुजरात को बदनाम करने की साजिश की गई। आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं और इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गुजरात में हुए इशरत जहां एनकाउंटर पर सवाल उठाकर कई सियासी दलों ने देश में कई साल तक सियासत की। कई चुनाव में इस एनकाउंटर को मुद्दा बनाया गया। यूं तो देश भर में पिछले 10-12 साल में सैकड़ों एनकाउंटर हुए। फिर इशरत जहां के एनकाउंटर पर ही सवाल क्यों उठे। क्या इसके पीछे मजहब सबसे बड़ी वजह है। इस सवाल का जवाब का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। करीब 13 साल बाद गुजरात के मशहूर इशरत जहां एनकाउंटर केस पर लगा दाग धुल गया। 13 साल बाद कोर्ट ने इस केस में आरोपी बाकी 3 पुलिस वालों को भी बरी कर दिया और इशरत जहां के आतंकी होने पर मोहर लगा दी। आज नामदार सीबीआई कोर्ट ने तीनों अक्यूज GL सिंघल, अनाजू चौधरी और तरुण बाउट साहब को 197 के मुद्दे पर डिस्चार्ज किया है। हमने पहले एक एप्लीकेशन दी थी नामदार कोर्ट में कि भाई इसमें जितने भी अक्यूज हैं ये सब पुलिस ऑफिसर्स हैं और उन्होंने अपना ऑफिशियल ड्यूटी निभाया है। इशरत के एनकाउंटर पर उठा सवाल आज खत्म हो गया, लेकिन इन 13 सालों में सत्ता के गलियारों से लेकर सियासी संग्राम के बीच इशरत जहां का नाम लगातार गूंजता रहा। आपको बता दें कि 15 जून 2004 को अहमदाबाद के पास इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर को गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंजाम दिया था। एनकाउंटर में इशरत जहां के अलावा 3 और लोग मारे गए थे। 2013 में सीबीआई ने इशरत जहां केस में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने 7 पुलिस अधिकारियों पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया। इन सभी पुलिस वालों पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। लेकिन 8 साल बाद सभी 7 पुलिस वाले बरी हो चुके हैं। पुलिस ने इशरत समेत 4 लोगों को लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर बताया था और उन पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के आरोप लगाए थे। यूं तो पिछले 13 साल में कई बार सियासी सूरमा इशरत को बेकसूर साबित करते रहे, मगर तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई और कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो इशरत को आतंकी नहीं साबित कर सके। तो इशरत जहां एनकाउंटर केस को लेकर कई सालों से राजनीति होती रही, सवाल उठते रहे। इशरत जहां को बेकसूर और मासूम भी बताया गया, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी। खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। अधिकारियों ने IB से मिले इनपुट पर काम किया। अधिकारियों ने वैसा ही किया जैसा करना चाहिए था। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को बरी कर दिया। तो कोर्ट ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। एनकाउंटर के बाद 17 साल तक अलग अलग कोर्ट में कानूनी लड़ाई चली। इस केस से जुड़े हर पहलू पर चर्चा और बहस हुई, लेकिन अब भी चंद लोग ऐसे हैं जो कोर्ट के फैसले को ही गलत बता रहे हैं। कोर्ट में बैठे हुए लोग कोई भगवान या कोई फरिश्ता या देवता नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है।
दुनिया की कोई ताकत भी कह दे कि इशरत जहां का एनकाउंटर फेक नहीं था, तो मैं राजनीति छोड़ के उसके कदम चूमने को तैयार हूँ। बिल्कुल यकीन नहीं, मुझे 100% यकीन नहीं है। मुझे तो उस फैसले पर भी यकीन नहीं है जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ। जो चाहो करवा लो आप। प्रोसिक्यूशन जब मटेरियल ही नहीं देगा कोर्ट के अंदर, तो जज साहब कहाँ से फैसला करेंगे? और वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजनीति में नेता अदालत के फैसलों को इंसाफ की जगह अपने सियासी समीकरण के तराजू में तोलकर सही या गलत बताते हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले से एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का एनकाउंटर हो गया। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि साल 2004 में हुए इशरत जहां एनकाउंटर में किन किन अफसरों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था। जिन 7 पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया था, उनमें से एक थे डीजी बंजारा। ये उस वक्त के गुजरात के डीजी रहे और इनका नाम उसके अंदर था। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो पीपी पांडे, पूर्व एडीजीपी, एन के अमीन, पूर्व एसपी थे ये, जेजी परमार, पूर्व डीएसपी, गिरीश सिंगल, पूर्व एसीपी, तरुण बारोट, रिटायर्ड डीएसपी, अनाजू चौधरी, एसआरपीसी। अब ये सातों के सातों जो अधिकारी हैं, इनको कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। आज इशरत जहां केस में 3 और अधिकारियों को बरी किया गया, लेकिन अब इन अधिकारियों को आरोपी जब बनाया गया और इनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कई साल तक इन अफसरों ने गुमनामी में अपनी जिंदगी काटी। इनके गिरफ्तारी हुई, जेल गए, सामाजिक सम्मान को नुकसान पहुंचा, आज ये सब बरी हो गए हैं। पहले आप सुनिए कोर्ट के फैसले पर इनका क्या कहना है। तो जो देशद्रोही राजनीति चली, उस देशद्रोही राजनीति की वजह से गुजरात की पुलिस के खिलाफ गलत केस दर्ज किए गए और हम लोगों को जेल में भेज दिए गए। आज ये जजमेंट आया है तो हमें न्याय मिला है। उस सालों तक इन अफसरों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। सोचिए, अपना काम ईमानदारी से करने वाले अफसरों पर क्या गुजरी है। आज ये अफसर बरी हुए। ये जानना जरूरी होगा कि इशरत जहां केस में अब तक किन अफसरों को बरी किया जा चुका है। गिरीश सिंगल, तरुण बारोट, अनाजू चौधरी, डीजी बंजारा, पीपी पांडे और एन के आमीन। ये वो 7 लोग हैं जिन्हें अब इस मामले से बरी किया जा चुका है। गुजरात पुलिस के अफसरों पर इशरत जहां केस में फेक एनकाउंटर के आरोप लगे, लेकिन जिस वक्त यह एनकाउंटर हुआ, उस वक्त गुजरात पुलिस कमर कसकर आतंक का सफाया करने में जुटी थी। 2002 में अक्षरधाम पर हुए हमले के बाद गुजरात पुलिस ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी की थी। 2002 के बाद से अपनी बेहतरीन सर्वेलेंस सिस्टम से आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने में गुजरात पुलिस ने कई बड़ी कामयाबियां हासिल की। सवाल यह है, क्या यही कामयाबी कुछ लोगों को खटक रही थी? छब्बीस जुलाई 2008 ये वो मनहूस दिन था जब गुजरात का सबसे बड़ा और मशहूर शहर अहमदाबाद बम धमाकों से दहल उठा था। महज 70 मिनट यानी करीब सवा घंटे के भीतर एक एक कर 20 जगहों पर ब्लास्ट हुए, जिसमें 56 बेगुनाहों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये वो जख्म था जिसने गुजरात को जड़ तक हिला दिया था। आतंकवाद का ऐसा घाव जिसकी टीस गुजरात सरकार और पुलिस ने भी महसूस की। जिसके बाद सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आतंकियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की और 1 महीने के भीतर धमाकों में शामिल दहशतगर्दों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। सीरियल धमाकों में जिसके खिलाफ भी सुराग मिले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 13 साल में 85 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इस अभियान ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ कर रख दी और गुजरात से आतंक का सफाया हो गया।
दरअसल गुजरात ने 2002 में अक्षरधाम पर आतंकी हमले का दंश भी झेला था, जिसकी जांच का जिम्मा भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था और वहीं से गुजरात पुलिस ने एंटी टेरर ऑपरेशन की शुरुआत की थी। – 2004 में क्राइम ब्रांच को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसके तहत 2006 में हरकत उल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को मार गिराया गया। खास बात यह कि इन आतंकियों की खबर आईबी के उसी अफसर राजेंद्र कुमार ने दी थी, जिन्होंने 2004 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इशरत जहां और उसके साथी आतंकियों की जानकारी मुहैया कराई थी। और तो और इस एंटी टेरर एनकाउंटर में वही जीएल सिंगल शामिल थे, जिन्हें 13 साल बाद इशरत जहां के फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने बरी किया। तो इशरत जहां एनकाउंटर केस देश के उन चंद एनकाउंटर केस में शुमार है जिसे लेकर लंबा विवाद चला। 15 जून 2004 यानी जिस दिन यह एनकाउंटर हुआ, उस दिन से आज तक इस एनकाउंटर को लेकर सवाल की शक्ल में राजनीति होती रही। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस केस में क्या क्या सवाल उठाए गए। 11 सितंबर 2009 तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि केंद्रीय खुफिया सूचनाओं को निर्णायक सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके हत्याओं को उचित नहीं ठहरा सकते। 24 अप्रैल 2016 वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी बताया। मुंबई में एनसीपी के कुछ नेताओं ने इशरत को शहीद बताया। इशरत जहां के नाम पर एम्बुलेंस तक चलाई गई। पार्टियों ने अपनी सुविधा के मुताबिक इशरत जहां एनकाउंटर केस को लेकर तर्क गढ़े, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद इन सवाल उठाने वालों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस सियासत के बीच इशरत जहां एनकाउंटर केस में जांच को लेकर कांग्रेस भी विवादों में घिर गई। 2016 में इस मामले पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया। इस खुलासे के तार उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम और सोनिया गांधी दोनों से जुड़े थे। देखिए क्या था पूरा मामला। गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर पर कांग्रेस सवाल उठाती भी रही और सवालों में भी रही। सबसे ज्यादा सियासी घमासान यूपीए सरकार के दौरान गृह सचिव रहे जीके पिल्लई के सनसनीखेज खुलासे से मचा था। जीके पिल्लई ने दावा किया था कि 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार का हलफनामा बदलवाया था ताकि इशरत जहां के लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन की बात सामने नहीं आए। पिल्लई के मुताबिक पी चिदम्बरम ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से इशरत जहां केस की फाइल मंगवाई थी और कहा था कि हलफनामे में बदलाव की जरूरत है। जीके पिल्लई के सनसनीखेज खुलासे की गूंज संसद तक जा पहुंची थी। राज्यसभा में बीजेपी ने इस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। बीजेपी ने सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम दोनों से जवाब मांगा था। हालांकि पी चिदम्बरम ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया था। इशरत जहां मामले की जांच के तरीके पर गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे RVS मणि ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इशरत जहां मामले में हलफनामा बदलने के लिए उनको टॉर्चर किया गया था। जांचकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की। इशरत जहां केस में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर थी। बीजेपी ने यूपीए सरकार पर सुरक्षा एजेंसियों के इस्तेमाल और राजनीतिक मंशा के तहत कार्रवाई का आरोप लगाया था। तो ये तो सियासत हो गई, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा आपको हमने ये बताया। अब एनकाउंटर को लेकर उठने वाले कुछ सवालों को भी सुनिए और जानिए कि कैसे कुछ नेता अपने फायदे के लिए पुलिस के एक्शन को भी एक अलग तरह के चश्मे से देखते हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। तो आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि अब मजहब देख करके एनकाउंटर्स पे सवाल उठेंगे, क्योंकि जो बात ओवैसी कर रहे हैं वो 2017 से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स को गिना कर रहे हैं। सवाल गुजरात पुलिस के एनकाउंटर्स पर भी नहीं उठे। पिछले 20-30 साल का जिक्र करें तो अलग अलग राज्यों में हजारों एनकाउंटर हुए होंगे, लेकिन आपके जहन में सबसे ज्यादा 3 एनकाउंटर घूम रहे होंगे। वो 3 बड़े एनकाउंटर जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, जिसे नेताओं ने फर्जी बताया, ये एनकाउंटर कौन से हैं और इन पर सवाल उठाने वालों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं,
अब आपको ये बताते हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे इन बड़े एनकाउंटर्स को लेकर के जो विवाद खड़ा किया गया, उसमें पहला 2004 में इशरत जहां एनकाउंटर केस है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि इसी साल, ये साल 2004 में हुआ था। अब समझिए कि साल 2004 में देश में जगह जगह 791 जगहों पर पुलिस ने फायरिंग की, 791 जगहों पर। लेकिन देश में सिर्फ और सिर्फ विवाद एक ही जगह को लेकर उठा, वो इशरत जहां का था। साल 2005 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस हुआ और उस साल 777 जगहों पर पुलिस फायरिंग हुई थी। अब आप समझिए पूरे जगह, पूरे साल भर इस जगह हुई। इसी तरीके से साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। उस साल 1529 जगहों पर देश भर में पुलिस की फायरिंग हुई थी। लेकिन उन बाकी जगहों पर 1528 जगहों पर कोई सवाल उठा नहीं, सिर्फ सवाल उठाया गया बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर के। ये ट्रेंड सवाल उठाने वालों की मानसिकता पर सवाल उठाता है। सवाल ये कि आखिर चुनिंदा एनकाउंटर पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्या इन सवालों के पीछे भी कोई राजनीति होती है? अब सवाल है कि आखिर क्यों एनकाउंटर को मजहबी रंग दिया जाता है? क्यों कभी आतंकवादियों तो कभी बड़े बड़े अपराधियों को हीरो बनाया जाता है? चाहे गुजरात का इशरत जहां एनकाउंटर हो, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हो, या फिर दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर, हर बार पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। एनकाउंटर को मजहबी रंग देने की कोशिश हुई। गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। जिस इशरत जहां को कोर्ट ने आतंकी माना, उसे मासूम बताया जा रहा था। सियासी चूल्हा जलाने के लिए तुष्टीकरण का सहारा लेकर पुलिस के फर्ज को फर्जी बताया गया था। मोदी का नाम भी और अमित शाह का नाम भी कहीं ना कहीं अब फिर बाहर आया। देखिए, हमारा इसमें कुछ कहना नहीं है, हम इसको कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल नहीं उठते, बल्कि इसे मुद्दा बनाया जाता है। इशरत जहां एनकाउंटर पर भी गुजरात में जबरदस्त सियासी गदर मचा था। कई पार्टियां राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई थी। और यहां हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि टीवी 9 भारतवर्ष किसी भी तरह के एनकाउंटर का समर्थन नहीं करता। हमारा मानना है कि देश में न्याय के लिए अदालतें हैं और उन्हीं के जरिए अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। हमारा आज का सवाल ये था कि क्या इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी बताकर गुजरात को बदनाम करने की साजिश की गई है? इस सवाल के जवाब में 85% लोग बोल रहे हैं हाँ ऐसा किया गया, 12% लोगों का जवाब ना में है और 3% इस पर अपनी कोई राय नहीं रख रहे हैं। तो सत्ता में आज इतना ही। देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।